हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो 11th क्लास में जो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था कुछ रूल्स अपन ने कराए थे। N+L रूल एंड हाफ बाउ प्रिंसिपल्स, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब आज चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं ताकि ये चैप्टर आपके फिनिश हो जाए या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रह जाए। तो ये चैप्टर को फिनिश करने के लिए लास्ट टॉपिक पे अपन अगर आते हैं तो अपन बताते हैं कुछ प्रिंसिपल या कुछ रूल्स जो है वो रह गए हैं अपने। उसमें अपन लिखते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता है अपन को कि आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर और वे ऑर्बिटल के स्पिन जो है वो कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो इसमें अपन यही बताएंगे कि किसी भी एटम के अंदर या किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी और एक ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो वो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपन फिल करेंगे। जैसे अपन एक हीलियम का ही एग्जांपल लेते हैं। हीलियम कितने नंबर पे आएगा? 2 पे। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे अपन? 1s2। एस में एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं और ये इनके इलेक्ट्रॉन्स है। आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एस में फिल कर दिया है 1s2। अब यहाँ अपन ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, फर्स्ट की, और ये इधर कौन से बात करेंगे अपन? सेकंड इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों के बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू जो है ये 1 लिखी हुई है। तो n इज इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने? 1। n इक्वल टू 1। अब एन एल एल हो गया इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू क्या हो जाती है? एस के लिए 0। जो एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0। सेम कंडीशन इनके लिए भी है। एन इज इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 0 और एम इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन तो एस की वैल्यू या एम एस की वैल्यू प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस हाफ। तो ये चारों वैल्यूज जो है, देखो तीन वैल्यू तो सेम है लेकिन चौथी वैल्यू क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। तो अपन कहते हैं अगर किन्हीं इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। ये किस रूल ने बताया था? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। और इसमें अगर तीन जो है ये क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ गई, चौथा कोई ना कोई एक डिफरेंट हो जाएगा जिसमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। एक और एग्जांपल अपन करके बताएंगे ताकि ये आपका इसका रूल्स पूरा इजीली समझ में आ जाए। कार्बन का ही ले लेते हैं अपन। कार्बन आता है 6 पे। कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p2। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन। और 2s में एक ऑर्बिटल्स और p में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। जब इनको फिल करेंगे एक इधर एक इधर और ये पेयर्ड। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर अपन निकालें क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर, तो n इज इक्वल टू, ये देखो इसका निकालना है तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। l इज इक्वल टू p के लिए 1 आएगा और m इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए माइनस हाफ, 0 और फिर प्लस हाफ। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल्स है, -1 कर दिया, -1। और s की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? प्लस हाफ। सेम कंडीशन इसके लिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू देखो 0 आ रहा है और s इज इक्वल टू क्या आ रहा है? प्लस हाफ। तो n, l और s तो सेम है लेकिन m चेंज हो गई। तो चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम की सेम नहीं आएगी। ये जो रूल बताया था ये किसने बताया था? पाउली ने। इस रूल को देख लेते हैं। लिख देते हैं इसको। No two electrons have same quantum number
quantum number in the atom. No two electrons have same quantum number in the atom. In orbitals, electrons are present with opposite spin, with opposite स्पिन। तो इसमें दोनों का स्पिन जो है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन रहेगी वो अपोजिट होगी। तो इन द ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट एंड द विथ द अपोजिट स्पिन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपोजिट स्पिन होगा। और नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर इन एन एटम। अगर एक एटम के अंदर अपन देखें तो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। और ये रूल का नाम क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउली ने रूल बताया था अपन को। इसके बाद एक रूल और है, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड ने जो रूल दिया था वो किसके ऊपर बेस्ड है, ये देखते हैं अपन। हुंड ने यही बताया था, अगर आप कोई सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते हैं और उनकी एनर्जी जो है सब सेल्स के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहती है, उन ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। और डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो पहले अनपेयर्ड फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर लैंग्वेज के बाद में अपन इसको समझा देते हैं कैसे ये रूल अपन ने काम करता है। तो इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल that have similar in energy are known as degenerative orbital. Degenerative orbitals. In the filling of electron in subcell that have similar in energy are known as degenerative orbitals. Electron can fill in subcell with unpaired, then pairing should be done. तो पहले अपन को अनपेयर्ड फिल करना है किसी भी सब सेल के अंदर। और सब सेल के अंदर जो मान लो अपन कहते हैं पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलते हैं, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। ये वर्ड याद रखना है, आगे भी कहीं काम आएगा। डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 12th में भी आएगा। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम रहेगी उनको अपन क्या बोलेंगे, डी जनरेटिव ऑर्बिटल। और डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो पहले अनपेयर्ड फिल करेंगे और देन पेयरिंग शुड बी स्टार्टेड। तो पेयरिंग बाद में करनी है लेकिन अनपेयर्ड फिल करनी है। जैसे एक एग्जांपल कार्बन का देते हैं। कार्बन आता है 6 पे, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अब ये लास्ट वाला मैं यहाँ समझाऊंगा, 2s2 2p2। s में तो एक ही ऑर्बिटल्स होता है, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। अब ये इसमें 2 फिल कर दिए अपन ने, s में 2 गए, फिर p में ये एक इसमें और एक इसमें। तो पहले मैंने जो भरा है यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो अनपेयर्ड फिल किया। अनपेयर्ड का मतलब है एक एक फिल किया है। और अगर ये तीनों भर जाए
उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये कार्बन का, एक ऑक्सीजन का भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इसमें और क्या ध्यान रखना है। ऑक्सीजन आता है 8 पे और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और 2p4 ये है। अब s में एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए यहाँ पे क्योंकि लो एनर्जी है इनकी। p में 3 ऑर्बिटल्स है और तीनों की एनर्जी सेम है, px py pz। जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको कौन से ऑर्बिटल बोलते हैं अपन, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स। और डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1 2 3, तीनों अनपेड हो गए, चौथा पेयरिंग करना है। ऐसे नहीं है पहले ही 2 डाल दिए फिर 2 डाल दो, ऐसे नहीं करना आपको। इलेक्ट्रॉन सब में अनपेड जाने के बाद में उसके पेयरिंग, क्योंकि एनर्जी तीनों की इक्वल है, ऐसा नहीं है पहले की लो है फर्स्ट सेकंड की ज़्यादा है उससे ज़्यादा है। तीनों की एनर्जी अगर इक्वल है तो इक्वल इलेक्ट्रॉन सब में एक एक फिल करेंगे, बाद में अपन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल अपन को हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सिखाता है कि ये अपन को करना कैसे, पेयरिंग किसी के अंदर या अनपेड को कैसे फिल करना है, ये अरेंजमेंट अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का, वो बता देते हैं आपको। वो है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होता क्या है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपन को फिल करना होता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड के अंदर। तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल जब करना है तो ये रूल अपन बता देते हैं। जैसे मैंने बताया था कॉपर या क्रोमियम लेते हैं, क्रोमियम आ जाता है 24 पे, इसका एग्जांपल अपन बताएंगे क्रोमियम का। क्रोमियम 24 पे आता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या लिखते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करते हैं एक बार, 2 2 4 और 6 हो गया 10, फिर 18 के बाद कितना फिल करना है अपन को, तो उसके बाद आ जाता है 4s2 का नंबर, 4s2 3d4, ये लास्ट अरेंजमेंट आता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शंस है, D4 आ रहा है और D4 की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो जब भी D4 आए आपके पास, D4 कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर हाफ फील्ड बनेगा, हाफ फील्ड का मतलब है D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये कौन सा फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड में इक्वल अरेंजमेंट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इक्वल अरेंजमेंट के बेस पे इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए एक एस अपना इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है ताकि डी हाफ फील्ड हो जाए, और डी हाफ फील्ड हो जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ चेंज क्या करना है। ये मैं गोला कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो इस पे और एक इस पे। जब भी ऐसी कंडीशन आए उसको आपको चेंज करना है, 4s1 करना है और 3d5 करना है। ये अरेंजमेंट करना है किसके अंदर, D4 के अंदर। और जब भी D9 आए तो D9 को D10 करना है। D10 का मतलब फुली फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ऐसा करने से अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाता है या इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो अपन कहेंगे D4 को D5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब भी D9 आए, D9 में क्या आएगा, ये 5 ऑर्बिटल्स है D के, और सब में इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे फिल करेंगे। अब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेगा ऐसे, तो ये D10 हो जाएगा। तो D9 को D10 में करना है, D4 को D5 में करना है। ऐसा अरेंजमेंट आपको F ब्लॉक में भी मिल सकता है। F अगर 7 है, F7 की स्टेबिलिटी और F14 की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके बेस पे अपन ये बता रहे हैं कि एक तो कॉपर का एक्सेप्शन, एक क्रोमियम का और कॉपर का,
कॉपर का होता है 29 नंबर, वो भी एक एक्सेप्शंस है, आपको ध्यान रखना है दोनों एक्सेप्शंस। इसके अलावा और भी 47 पे आता है, 42 पे एक्सेप्शंस आते हैं। ये एक्सेप्शन हाफ फील्ड और फुली फील्ड के कारण ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है और बनाना है। और 29 पे मेरे को किसका बनाना है, कॉपर का, Cu का। तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d9। ये ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है। और आपको चेंज क्या करना है इसके अंदर, 4s1, 3d10, ये अरेंजमेंट चेंज करना है। और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है फुली फील्ड की, और हाफ फील्ड की भी ज़्यादा होती है। उसके बेस पे अपन लिखेंगे D4 को D5 में और D9 को D10 में आपको कन्वर्ट करना है। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये बच्चों जो लास्ट टॉपिक था अपना, एक तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, ये आपको ध्यान में रख के आपको इसमें एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व करना है। तो ये अपना चैप्टर, सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। फिर अपने एक पीरियोडिक टेबल का चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इस पे चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें अपन ने क्लियर की है। फिर भी आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट रह गया है, कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो आप इन ऐप में जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर पे कॉल कीजिए और वीडियोस को रेगुलर देखिए। ताकि रेगुलर देखने से ये होगा कि कोई टॉपिक मान लो एक दूसरे से लिंक है, आपने मान लो 5-6 दिन का गैप आ गया आपने, तो वो टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वो भी आप 5-6 दिन बाद में भूल जाओगे। तो अगर रेगुलर वीडियोस को देखते रहोगे तो टॉपिक टू टॉपिक आगे कनेक्टेड होते हैं, वो टॉपिक समझने में इजी रहता है, कोई प्रॉब्लम या डाउट नहीं रहता है। तो ये अपनी क्लास जो है यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।